जय हिंद दर्शकों, मैं राघव इन्वेस्टमेंट पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। यहां हम सीखते हैं इन्वेस्टमेंट बेसिक्स से एडवांस लेवल तक। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि शेयर क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है और कई सारे म्यूचुअल फंड के बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझे, जैसे AUM क्या होता है या एक्सपेंस रेशो क्या होता है, एग्जिट लोड क्या होता है और भी कई सारी चीज़ें। तो अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है और आप बेसिक्स जानना चाहते हैं शेयर मार्केट के या म्यूचुअल फंड के या इन्वेस्टमेंट के, तो ज़रूर जाकर देखिए। इस एपिसोड में हम कुछ और बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि डिविडेंड क्या होता है, शेयर से कमाई कैसे होती है। तो आइए शुरू करते हैं डिविडेंड से, या शेयर के ज़रिए कैसे कमाया जाता है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि शेयर से हम कमाते कैसे हैं। मतलब अगर आज आपने कोई शेयर लिया तो वो 100 रुपये का है और हो सकता है एक साल बाद वो 120 का हो जाए या 125 का हो जाए। तो ये जो उसका भाव बढ़ा, इसको हम कहते हैं शेयर की कीमत बढ़ना। मतलब इसके ज़रिए एक तो हम पैसा कमा सकते हैं, और एक ज़रिया और है जिसके थ्रू हम शेयर मार्केट में पैसा कमा सकते हैं, वो है डिविडेंड। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि डिविडेंड क्या होता है। तो जिस तरीके से अगर आपने किसी कंपनी के शेयर लिए तो आप उस बिज़नेस के पार्शियल मालिक बन चुके हैं। तो जब वो बिज़नेस रन करेगा और साल के अंत में जब वो बिज़नेस प्रॉफिट कमाकर आपको देगा, तो उस प्रॉफिट का जो हिस्सा होता है, कुछ हिस्सा सारे शेयर होल्डर्स के बीच में डिवाइड किया जाता है। मतलब अगर कंपनी ने 1000 करोड़ का लेट से प्रॉफिट कमाया, तो पूरा 1000 करोड़ तो नहीं, क्योंकि कुछ हिस्सा आपको फिर से बिज़नेस की ग्रोथ में भी लगाना होगा या कुछ और जगहों पर बिज़नेस में लगाना पड़ सकता है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा सारे शेयर होल्डर्स में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। इसी को हम कहते हैं डिविडेंड। तो अगर कोई कंपनी ने साल के अंत में एक शेयर पर उदाहरण के लिए 10 रुपये का डिविडेंड लॉन्च किया, लेट से कोई शेयर की कीमत है 200 या 300 रुपये, और उस कंपनी ने 5 या 10 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड अगर डिक्लेयर किया, तो अगर 5 रुपये के हिसाब से हम बात करें और आपके पास 10 शेयर हैं सपोज़ उस कंपनी के, तो 50 रुपये आपके अकाउंट में सीधे आ जाएंगे, आपके बैंक अकाउंट में सीधे आ जाएंगे। तो इसको कहते हैं डिविडेंड। तो इससे हमें क्या पता चला कि किसी भी शेयर से हम दो तरीके से कमा सकते हैं। एक तो ये कि उस शेयर की कीमत बढ़ेगी, आप उसको तब बेच सकते हैं, या फिर अगर आपने लंबे समय तक उस शेयर को अपने पास रखा है तो हर साल कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी उसका हिस्सा भी सारे शेयर होल्डर्स में बटेगा। अब यहाँ पर एक बात जानना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि हर कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती है, हर कंपनी डिविडेंड नहीं बांटती है। ऐसा क्यों? तो मान लीजिए एक कंपनी जो बहुत छोटी है, जिसके फ्यूचर ग्रोथ के एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो जल्दी बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए हर साल कंपनी अपने प्रॉफिट को दोबारा इन्वेस्ट या उस बिज़नेस में लगाती जाती है ताकि बिज़नेस और फास्ट ग्रो कर सकें। तो इसलिए जो बहुत फास्ट ग्रोइंग स्टेज में जो कंपनीज होती हैं, अक्सर देखा गया है कि उनमें डिविडेंड नहीं बांटा जाता। पर जो इस लॉन्ग स्टेब्लिश्ड कंपनी है, वो जैसे कि मैं उदाहरण लूँ तो ITC है या HDFC बैंक है, ऐसी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, इवन कई सारी छोटी कंपनीज भी ये डिविडेंड ज़रूर बांटती है। तो ये भी कमाई का एक अच्छा ज़रिया हो सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड लेके रखा है, और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम में 50-60 या कई सारे शेयर हो सकते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई म्यूचुअल फंड ले रखा है जिसमें उस स्कीम के जो फंड मैनेजर हैं उन्होंने 50 तरह के शेयर्स खरीद रखे हैं। अब मान लीजिए उनमें से कुछ शेयर्स हैं, कुछ कंपनीज ने डिविडेंड बांटा, तो अब उस डिविडेंड का क्या होगा? तो क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड है उसके फर्दर दो टाइप्स होते हैं। एक डिविडेंड डिक्लेयरिंग म्यूचुअल फंड, मतलब जो डिविडेंड देते हैं, और दूसरे ग्रोथ म्यूचुअल फंड। तो हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट ग्रोथ म्यूचुअल फंड पर इस बार करेंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये करते क्या हैं। तो जो ग्रोथ म्यूचुअल फंड होते हैं वो क्या करते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में, मतलब आपके उस म्यूचुअल फंड में जिन जिन कंपनीज ने डिविडेंड दिया है, उस डिविडेंड को इकट्ठा करके वापस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। मतलब वापस उसी कंपनी के या किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद लिए जाते हैं। मतलब
आपका जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ वो आपके बैंक अकाउंट में तो नहीं आया, लेकिन वो री इन्वेस्ट हो गया। री इन्वेस्ट हो गया तो आपको जो NAV है वो बढ़ जाती है उस वजह से, क्योंकि स्कीम का नाम जैसे हमें पता चलता है ये ग्रोथ स्कीम है। तो इसलिए जल्दी आपके टारगेट तक आपको पहुंचाने के लिए, जो कॉर्पस का टारगेट आपने मन में बना के रखा है उस तक पहुंचाने के लिए ये आपको डिविडेंड ना देते हुए इसे वापस से इन्वेस्ट कर देती है आपके लिए। तो इसलिए हमेशा हमें ग्रोथ म्यूचुअल फंड ही लेना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड हम क्यों लेते हैं? किसी एक फाइनेंशियल टारगेट को अचीव करने के लिए। हो सकता है वो टारगेट 10 साल बाद हो या 15 साल बाद हो या 20 साल बाद हो, तो उसे जल्दी से अचीव करने के लिए डिविडेंड को भी अगर आप री इन्वेस्ट करते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। और जब आप ग्रोथ म्यूचुअल फंड लेते हैं, किसी भी स्कीम में जब ग्रोथ नाम आप देखते हैं तो उसको लेते समय आप ये अलाउ करते हैं फंड मैनेजर को कि हाँ वो डिविडेंड का आपका पैसा वापस इन्वेस्ट कर देगा ताकि आप जल्दी अपने टारगेट तक पहुंच सकें। अब ये तो हुई डिविडेंड की बात, या कैसे हम शेयर मार्केट से दो तरीके से कमाई करते हैं, ये उसकी बात हुई। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी या सेंसेक्स क्या होता है। कई बार आपने सुना होगा कि निफ्टी गिर गया, शेयर मार्केट में हाहाकार मच गया, या निफ्टी बढ़ गया, निवेशकों के चेहरे पर खुशी। इस तरीके की न्यूज़ हो सकता है आए दिन आपने सुनी हो। तो आइए डीप में जानने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी क्या है और सेंसेक्स क्या है। तो सबसे पहले क्या किया गया कि निफ्टी की अगर बात करें तो देश की जो अलग अलग सेक्टर्स की सबसे बड़ी 50 कंपनियों को लिया गया जो कि शेयर मार्केट में हैं। ऐसी 50 कंपनीज को लिया गया अलग अलग सेक्टर से, और उन सब का एवरेज निकाला गया। उन सब का एवरेज मतलब उनके शेयर प्राइस का एवरेज निकाला गया और फिर निफ्टी बना। तो अब ऐसा नहीं है कि सारी 50 कंपनी का वेटेज एवरेज निकालते टाइम सेम रहेगा, ऐसा नहीं है। जो बड़ी कंपनी है जिनका मार्केट कैपिटल मतलब शेयर मार्केट में जिनका ज़्यादा पैसा है उनका वेटेज ज़्यादा रहेगा एवरेज को निकालते समय, और जिनका थोड़ा सा उनसे छोटा है तो उनका थोड़ा सा कम वेटेज रहेगा। तो जो जितनी बड़ी कंपनी है उतना ज़्यादा उसका वेटेज रहेगा एवरेज निकालते समय। तो इस तरीके से निफ्टी बना कि 50 कंपनीज ली और उनका एवरेज निकालते चले गए। अब क्या होता है कि हर एक कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो तो हर दिन चेंज होता है। सोमवार से शुक्रवार हर दिन शेयर मार्केट खुलता है और शेयर के भाव बदलते रहते हैं। तो ये जो निफ्टी है ये भी बदलता रहता है। तो जैसे कि हम अगर निफ्टी की हिस्ट्री जानें तो अगर आप जनवरी 2000 में अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो वो सूचकांक या इंडेक्स, इसे इंडेक्स कहते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स, क्योंकि इसमें 50 कंपनीज हैं। तो इनका जो एवरेज था मतलब जो निफ्टी था वो 1600 अंक के आसपास था। तो 1600 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली ये 1600 के आसपास था कुछ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उन सारी कंपनीज, उन 50 कंपनीज का जो एवरेज था वो सन 2000 में जनवरी के आसपास 1600 के आसपास था। अब वही निफ्टी को अगर हम जनवरी 2010 में देखें, वैसे तो ये निफ्टी रोज़ बदलेगा, रोज़ इसका जो अंक है वो बदलते जाएगा, चढ़ेगा या गिरेगा, किसके हिसाब से? उन 50 कंपनीज के हिसाब से। लेकिन हम एक बड़े अंतराल को लेके चल रहे हैं ताकि हमको निफ्टी के परफॉर्मेंस को देखने में मदद मिले। तो जनवरी 2010 की अगर हम बात करें तो निफ्टी लगभग 5200 के आसपास कुछ था, मतलब सन 2000 में वो जितना था उससे लगभग 3 गुना ज़्यादा। ये हुई सन 2000 की बात, जैसा कि आप ग्राफ पर देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं जनवरी 2020 की। तो जनवरी 2020 में यही निफ्टी बढ़ के पहुंच गया लगभग 12000 के आसपास। मतलब अगेन अगर हम इसका कंपैरिजन करें सन 2000 से तो ये 7 से 8 गुना तक बढ़ चुका है सन 2020 तक। अब ये हम जानने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, या फिर निफ्टी के परफॉर्मेंस को अगर आखिर हम देख ही क्यों रहे हैं, तो सबसे पहला रीज़न तो ये कि किसी भी देश की इकोनॉमी को अगर हमको एक रफ आइडिया लेना है अगर,
या वो कैसे परफॉर्म कर रही है पिछले कुछ सालों से, पिछले 10 साल से, पिछले 20 साल से, तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी टॉप कंपनीज़ के परफॉर्मेंस को हमको देखना चाहिए। तो हमको उस देश की ओवरऑल इकोनॉमी की एक छोटी सी झलक तो पता चली जाएगी, एक आइडिया हमको तो लग ही जाएगा कि कैसे ये कंट्री परफॉर्म कर रही है। तो इसी तरीके से अगर हमको भारत की इकोनॉमिकल कंडीशन को देखना है कि ये कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो हम क्या करते हैं कि निफ्टी को देखते हैं। इसी तरीके से एक सेंसेक्स सूचकांक है या सेंसेक्स इंडेक्स जिसे हम कहते हैं। तो जैसे निफ्टी में 50 कंपनीज का एवरेज लिया, इसी तरीके से सेंसेक्स में 30 कंपनीज का एवरेज लिया जाता है। पर ज़्यादा पॉपुलर चूँकि आजकल निफ्टी है, इसलिए हम निफ्टी की ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अब बात यहाँ आती है कि हम एक इन्वेस्टर हैं, तो हम निफ्टी की तरफ देख ही क्यों रहे हैं। तो ऐसा इसलिए कि सोचिए अगर आपने निफ्टी को ही खरीदने का आपको चांस मिल जाए, मतलब कि वो जो 50 कंपनीज़ हैं आप उन्हीं सब के शेयर खरीद लें उसी वेटेज में जिस वेटेज में वो निफ्टी में है। तो ये चीज़ अगर आप सन 2000 में करते, जनवरी 2000 में स्पेसिफिकली, तो तब से आपका पैसा जनवरी 2020 तक 7 या 8 गुना बढ़ चुका होता अगर आप निफ्टी को ही खरीद लेते, मतलब निफ्टी के वेटेज में ही सारी कंपनीज के शेयर खरीद लेते। तो ये हुई सन 2000 की बात। तो 2020 तक आपका पैसा 7 से 8 गुना बढ़ चुका होता। अब ये तो शेयर में कीमत की बढ़ोतरी की बात हुई, लेकिन कुछ देर पहले हमने जाना कि जैसे डिविडेंड भी मिलता है, ये डिविडेंड भी साथ में आपको मिलते जाता है इन 20 सालों में। तो शेयर की कीमत तो आपकी बढ़ती ही, साथ में जो डिविडेंड मिलता जाता वो एक अलग कमाई। तो और अगर उस डिविडेंड को भी आप री इन्वेस्ट करते जाते जैसे कि म्यूचुअल फंड की ग्रोथ स्कीम करती है, अगर आप उस डिविडेंड को भी री इन्वेस्ट करते जाते तो आपका 7 से 8 गुना से भी कई ज़्यादा रिटर्न मिल जाता। अब बात ये आती कि क्या ऐसा कोई म्यूचुअल फंड है जो ये काम आपके लिए कर दे, मतलब आप सीधे उस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं और वो कुछ ना करें, बस निफ्टी में जो देश की टॉप 50 कंपनीज हैं उन्हीं में पैसा पूरा लगा दे। ऐसे म्यूचुअल फंड भी होते हैं जो कुछ रिसर्च नहीं करते, वो सीधे सीधे निफ्टी में आपका पैसा लगा देंगे या किसी भी और इंडेक्स में, आपका सेंसेक्स में पैसा लगा देंगे। ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अब चूंकि वो खुद एक्टिवली अपनी रिसर्च तो कर नहीं रहे हैं, वो तो निफ्टी को कॉपी कर रहे हैं, तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। अब हम पहले फ़ायदे जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले तो वो एक्टिव रिसर्च करने में अपना एफर्ट नहीं लगा रहे हैं या कोई रिसोर्सेस नहीं लगा रहे हैं, तो खर्चा उस म्यूचुअल फंड में कम होगा। सबसे पहली बात तो ये हुई कि अगर आप इस तरीके के म्यूचुअल फंड में लगाते हैं जो कि सीधे सीधे किसी इंडेक्स जैसे कि निफ्टी या सेंसेक्स में अपना पैसा लगाते हैं, तो उन्हें रिसर्च नहीं करनी पड़ रही है, तो वहाँ आपका पैसा बच गया। अब आगे बढ़े इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह के जो म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि किसी इंडेक्स को कॉपी करते हैं, उसे हम कहते हैं पैसिव म्यूचुअल फंड या पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड। और जो दूसरे टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना था कि जो खुद एक्टिव अपनी रिसर्च करते हैं, उनको हम कहते हैं एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड। तो एक तरफ हो गया एक्टिव म्यूचुअल फंड और दूसरी पैसिव म्यूचुअल फंड। तो इनमें हमने डिफरेंस समझा कि एक्टिव वाले खुद की अपनी रिसर्च कर रहे हैं और पैसिव सिर्फ किसी एक सूचकांक को, किसी एक इंडेक्स को कॉपी कर रहे हैं। अब फायदे की बात तो ये हुई कि यहाँ पे खर्चा आपका कम हो जाएगा, मतलब एक्सपेंस रेशो, अगर आप नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो को ज़रूर देखिए कि एक्सपेंस रेशो पैसिव म्यूचुअल फंड्स में कम हो जाता है, लेकिन वहीं पर एक्टिव म्यूचुअल फंड में हमेशा पैसिव मैनेज्ड म्यूचुअल फंड की बजाय एक्सपेंस रेशो हमेशा ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ तो ही खर्चे की बात। अब कुछ नेगेटिव भी आप सोच सकते हैं कि जैसे जो एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड रहते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं कि इंटेंस रिसर्च हो रही है वहाँ पर, ब्लाइंडली कॉपी नहीं किया जा रहा है किसी इंडेक्स को, तो आप सोच सकते हैं कि शायद वहाँ पर रिटर्न्स की संभावना ज़्यादा हो, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार एक्टिव का परफॉर्मेंस ज़्यादा हो जाता है, कुछ स्कीम्स का एक्टिव का परफॉर्मेंस पैसिव से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कई सारी स्कीम्स
पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड से कम भी परफॉर्मेंस दे पाती है। तो कई बार वो कम दे पाती है, कई बार ज़्यादा दे पाती है। तो मतलब कि इतनी रिसर्च के बावजूद भी कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे भी होते हैं जो कि पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड या इंडेक्स को, निफ्टी 50 को भी हरा नहीं पाते, बीट नहीं कर पाते। तो इसलिए किसी भी एक्टिव मैनेज्ड म्यूचुअल फंड को खरीदने से पहले आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप पैसिव मैनेज्ड म्यूचुअल फंड खरीदते हैं जैसे कि निफ्टी, तो निफ्टी का तो एक बहुत लंबे समय का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं निफ्टी पर या इंडेक्स म्यूचुअल फंड पर या पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड पर। कई तरीके के नाम हैं इनके। पैसिव मैनेज्ड म्यूचुअल फंड को ही इंडेक्स फंड भी कहा जाता है। तो ये हुई बात कि एक्टिव मैनेज्ड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और पैसिव मैनेज्ड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि शेयर से हम कैसे कमाई कर सकते हैं, डिविडेंड क्या होता है। इसके अलावा हमने जाना कि निफ्टी 50 क्या होता है और सेंसेक्स क्या होता है या एक इंडेक्स क्या होता है। और इसके अलावा हमने जाना कि डिविडेंड का कोई म्यूचुअल फंड स्कीम करती क्या है। इसके अलावा हमने एक्टिव और पैसिव म्यूचुअल फंड के डिफरेंस को भी जाना और निफ्टी 50 के पिछले 20 साल के परफॉर्मेंस को भी हमने देखने की कोशिश की। इससे हमें ये आइडिया लगा कि अगर 20 साल पहले हम कुछ पैसा निफ्टी इंडेक्स में लगाते या किसी और इंडेक्स में लगाते तो इन 20 सालों में हमें कितना रिटर्न मिलता। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीदने के तरीके क्या होते हैं, कैसे हम डायरेक्ट उस कंपनी की वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं या किसी ऐप के थ्रू खरीद सकते हैं, ये हमने जानने की कोशिश करी। अब अगले वीडियोस में हम इंडेक्स फंड या जो पैसिव मैनेज्ड म्यूचुअल फंड होते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, पैसिव मैनेज्ड म्यूचुअल फंड को इंडेक्स फंड भी कहा जाता है, इनके बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पिछले 20 सालों में इन्होंने किन किन एक्टिव मैनेज्ड या कितने एक्टिव मैनेज्ड म्यूचुअल फंड को बीट किया और किन किन या कितने एक्टिव मैनेज्ड म्यूचुअल फंड ने पैसिव मैनेज्ड या इंडेक्स फंड को बीट किया। ये पूरा डिटेल एनालिसिस हम आगे आने वाले वीडियोस में जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर इन 2 वीडियोस की जो बेसिक सीरीज़ है, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो म्यूचुअल फंड की है, इनकी सीरीज़ में अगर आपको कोई डाउट रह गया है, कोई प्रश्न है आपका या किसी टॉपिक को आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम ये सारे प्रश्नों को भी उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।